झोपड़ी के अंदर हल्का दिया जल रहा था। राजकुमार आदित्य धीरे धीरे चेतना में आ गया। उसकी नजर सामने बैठी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो उसके माथे पर पानी की पट्टी रख रही थी। तुम कौन हो सुंदर स्त्री? मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं यहाँ कैसे आया? दुआ देना उस बोलने वाले तोते को जिसने मुझे बताया कि तुम तालाब के पास बेहोश पड़े हो। तुमने जहरीला पानी पी लिया था। शुक्र है मुझे जंगल की जड़ी बूटियों का थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और औषधि पिलाई जिससे तुम्हारे शरीर से विष का असर कम हुआ। वह तोता कहाँ गया जो इंसानों की तरह बोलता है? पहली बार जब मैंने उसे इंसानी आवाज में बोलते सुना तो डर ही गई थी, लेकिन फिर आदत हो गई। कुछ देर पहले वह अचानक गायब हो गया था। वह कहकर गया है कि मैं अभी आता हूँ। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर पंखों की फड़फड़ाहट के साथ वह तोता उड़ते हुए अंदर आ पहुँचा। जब तुम बेहोश हुए तो मैं डर गया था। जंगल में किसी को ढूंढने निकला और इस झोपड़ी पर नजर पड़ी। यह लड़की बहुत अच्छी है। बिना कुछ पूछे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तुम इस जंगल में अकेली रहती हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ दिन पहले तक वे मेरे साथ थे, लेकिन अब वे इस संसार में नहीं हैं। राजकुमार उठकर झोपड़ी से बाहर आ गया। चंद्रलेखा भी उसके पीछे आ गई। आदित्य जंगल की ओर ध्यान से देखने लगा। जंगल को इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं राजकुमार आदित्य हूँ। हमारे राज्य के हरियापुर गांव से युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे हैं। मैं उनकी खोज में इस जंगल में आया था जहाँ मुझे यह तोता मिला। फिर मैंने तालाब का पानी पिया और बेहोश हो गया। यह जंगल रात में बहुत भयावह हो जाता है। अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई डरावने स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। किस दिशा से आती हैं ये आवाजें? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चंद्रलेखा आगे बढ़ गई। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। तोता उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई। तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, तो हम दोनों दोस्त हुए। मिट्ठू। मिट्ठू नाम सुनकर तोता खुशी से चहकने लगा। कुछ ही देर में वे एक घने वृक्ष के पास पहुंच गए। चंद्रलेखा वहां रुक गई और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोली, आवाजें इसी दिशा से आती हैं। राजकुमार आदित्य चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी आंखें सामने खड़े एक पुराने टूटी फूटी संरचना पर टिक गईं। वह धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी नजर वहां बिखरी सैकड़ों मानव खोपड़ियों पर पड़ी। राजकुमार की आंखें चौड़ी हो गई। उसके शरीर से सिरहन दौड़ गई। वह तुरंत बाहर भागा। क्या हुआ? तुमने अंदर क्या देखा? खंडहर के अंदर कई मानव कंकाल और खोपड़ियां पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई भयानक काला जादू चल रहा हो। चंद्रलेखा, तुम्हारी जान भी खतरे में है। हमें यह बात पिताजी को तुरंत बतानी होगी। चंद्रलेखा यह सुनकर भयभीत हो गई। उसकी आंखों में साफ डर झलकने लगा। मिट्ठू, जो अब तक चुप था, फड़फड़ाकर बोल पड़ा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है राजकुमार। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह जगह सुरक्षित नहीं है। राजकुमार आदित्य चंद्रलेखा को साथ लेकर महल की ओर बढ़ गया। मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ गया। कुछ ही समय में वे महल में प्रवेश कर गए। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था और मंत्री जगन्नाथ पास ही खड़ा था। राजकुमार, क्या कुछ पता चला? और तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? और तुम्हें तोता पालने का शौक कब से हो गया? राजकुमार आदित्य गहरी सांस लेकर सारी घटना राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ को विस्तार से सुनाने लगा।
सुनते ही राजा विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। यह मामला अत्यंत गंभीर है। हम कल इस पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल की ओर रवाना की जाएगी। मैं स्वयं भी वहां जाऊंगा और मंत्री जगन्नाथ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। राजा विक्रम की दृष्टि चंद्रलेखा पर टिक गई। तुम मेरे साथ आओ चंद्रलेखा। तुम जंगल की निवासी हो, तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। घबराओ मत चंद्रलेखा, कुछ सवाल जवाब करने के बाद तुम्हारी व्यवस्था यही महल में कर दी जाएगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहोगी। यह सुनकर चंद्रलेखा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह राजा विक्रम के साथ महल के अंदर चली गई। मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य की ओर देखता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। और हाँ, तुम्हारा यह नया मित्र मिट्ठू, यह तो कमाल का है। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ भी चला गया। राजकुमार आदित्य अपने कक्ष की ओर बढ़ गया, जहाँ मिट्ठू अब भी उसके कंधे पर बैठा था। कमरे में पहुँचते ही उसने हल्की हंसी के साथ मिट्ठू से पूछा, तो मिट्ठू, बताओ अपने विचित्र जंगल के बारे में। वहाँ और क्या क्या अजीब चीजें हैं? मेरा जंगल बहुत विचित्र है राजकुमार। वहाँ मायावी चीजें हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वहाँ के वासी बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि तुम। तुम्हारे मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा राजकुमार। अब तो हम पक्के दोस्त हुए। राजकुमार आदित्य हंसते हुए मिट्ठू के सिर पर हल्की थपकी देने लगा। दोनों रात भर बातें करते रहे। बातों बातों में कब राजकुमार आदित्य की आंखें बंद हो गई और वह नींद में डूब गया, उसे पता भी नहीं चला। राजकुमार आदित्य सोकर उठा। सूरज की किरणें खिड़की से झलकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि मिट्ठू उसके बगल में ही बैठा था, एक उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। अरे, तुम जग ही गए। मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। उठने की आदत तो मुझे भी जल्दी है मिट्ठू, लेकिन जंगल की यात्रा की थकान मेरे ऊपर हावी थी। शायद इसी कारण देर से आँख खुली। राजकुमार आदित्य उठकर तैयार होकर मिट्ठू को अपने कंधे पर बैठाकर सीधे राज दरबार की ओर बढ़ गया। वहाँ राजा विक्रम गहरी सोच में डूबे हुए बैठे थे। पास में मंत्री जगन्नाथ भी चिंतित मुद्रा में खड़ा हुआ था। पिताजी, आप सैनिकों की टुकड़ी लेकर मंत्री जगन्नाथ के साथ कब रवाना होंगे? राजा विक्रम उसकी बात सुनकर चौंक गए, जैसे किसी गहरे विचार से बाहर आए हों। मैंने अपना इरादा त्याग दिया है। राजा विक्रम की बात सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंककर उनकी ओर देखने लगा। राजकुमार आदित्य भी आश्चर्य में पड़ गया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पिताजी। कल रात मैंने चंद्रलेखा से जंगल के बारे में लंबी बातचीत की। बहुत सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जंगल में जो भी चल रहा है वह बेहद गूढ़ और खतरनाक है। हमें इस मामले में सीधे टकराव नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी काली तंत्र क्रिया की वजह से मेरे राज्य पर कोई मुसीबत टूटे। राजकुमार आदित्य को अपने पिता से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ी झुलझुलाहट में राजा विक्रम से बोला, तो क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं, हम राजगुरु के लौटने का इंतजार करेंगे। लेकिन पिताजी, राजगुरु तो तपस्या करने के लिए गए हैं। यह भी पता नहीं कि वह कब तक लौटेंगे, और लौटेंगे भी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। मैंने फैसला कर लिया है, हम अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना कहकर राजा विक्रम राज दरबार से जाने लगा। तभी राजकुमार आदित्य को कुछ याद आया
और वह आवाज लगाता हुआ बोला, पिताजी, चंद्रलेखा कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या आपने उसके ठहरने का कोई इंतजाम कराया था? अरे, मैं तो भूल ही गया। चंद्रलेखा कल रात ही चली गई। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं रुकी। राजा विक्रम इतना कहकर तेजी से महल के भीतर चला गया। चंद्रलेखा के अचानक चले जाने की बात राजकुमार आदित्य को विचित्र लगी। मंत्री जगन्नाथ भी गहरी सोच में डूब गया। राजकुमार आदित्य बिना कुछ कहे मिट्ठू को लेकर महल से बाहर आ गया। वह महल के बगीचे में एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और मिट्ठू से बोला, पिताजी का व्यवहार मुझे आज बड़ा ही विचित्र और बदला बदला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। वह तुम्हारे पिता हैं, तुम ही उन्हें बेहतर समझ सकते हो, लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। राजकुमार आदित्य चौंक गया। वह मिट्ठू की ओर ध्यान से देखता हुआ धीमे स्वर में बोला, तुम्हारा आखिरी वाक्य मुझे पसंद आया, लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए शायद मुझे कुछ और समय चाहिए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच राजकुमार आदित्य और मिट्ठू की मित्रता और गहरी हो गई। राजकुमार आदित्य महल के गलियारों में मिट्ठू के साथ घूम रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी और मिट्ठू उत्साहित नजर आ रहा था। राजकुमार, मुझे आए बहुत समय हो गया, लेकिन तुमने अभी तक पूरा महल नहीं दिखाया। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ? कैसे भूल सकता हूँ मिट्ठू। चलो, आज तुम्हें महल के हर कोने से परिचित करवाता हूँ। दोनों महल के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। अचानक आदित्य की नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वह ठिठक गया। यह दरवाजा तो बरसों से बंद था, फिर यह कैसे खुला? आदित्य धीरे धीरे अंदर चला गया। जैसे ही वह भीतर कदम रखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने उसके पिता राजा विक्रम बेहोशी अवस्था में पड़े थे। मिट्ठू, यह कैसे संभव हो सकता है? पिताजी तो कुछ देर पहले बगीचे में बैठे थे। फिर यह कौन है? और अगर यह मेरे पिता हैं, तो बाहर कौन है? मिट्ठू गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक रहस्यपूर्ण चमक थी। राजकुमार, याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। मिट्ठू, तुम कुछ जानते हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ कोई गहरी साजिश चल रही है। सच क्या है, यह मुझे अभी जानना होगा। तभी महल के गलियारे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। आदित्य मुड़कर देखा तो उसने देखा राजा विक्रम आ रहा था। तुम कौन हो? यह क्या प्रश्न है आदित्य? मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुम मेरे पिता हो तो यह बेहोश व्यक्ति कौन है? तभी फर्श पर पड़े राजा विक्रम के शरीर में हलचल होने लगी। वह धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आदित्य की ओर देखकर बोला, आदित्य, सावधान। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह असली नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है। तभी मंत्री जगन्नाथ भी वहां आ पहुंचा और यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। तभी अचानक दूसरा राजा विक्रम एक रहस्यमयी रोशनी के साथ देखते ही देखते वह चंद्रलेखा में बदल गया। तुम तो चंद्रलेखा हो। यह सब क्या हो रहा है? तुम चारों मेरे रहस्य को जान गए हो। अब तुम सबका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं। इतना कहते ही चंद्रलेखा मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते आदित्य, राजा विक्रम, मिट्ठू और मंत्री जगन्नाथ बेहोश हो गए। कुछ देर बाद आदित्य की आंखें खुल गईं। उन चारों ने खुद को एक अंधेरे खंडहर में पाया। यह तो वही खंडहर है जहाँ नर कंकाल पड़े थे। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ चंद्रलेखा वहां प्रकट हो गई। देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगा और वह एक भयानक तांत्रिक में परिवर्तित हो गई। मिट्ठू,
तू मुझे धोखा देकर भाग गया था, लेकिन अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख तोते, तेरे जाने के बाद मैंने 2 मनुष्यों की बलि और ली, पर राक्षस ने मुझे रूप बदलने की क्षमता प्रदान कर दी। सबसे पहले मैंने चंद्रलेखा का मतलब एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके झोपड़ी बनाकर रहने लगा, और तू मेरे झांसे में आ गया। चाहता तो तुझे इस वक्त खत्म कर देता, लेकिन मैं इस राजकुमार आदित्य के जरिए राजमहल में प्रवेश करना चाहता था, और इसके जरिए मैं बड़ी ही आसानी से राजमहल में प्रवेश कर भी गया। अब मैं तुम चारों को मारकर अमरता भी हासिल करूंगा, और फिर उसके बाद संसार का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मूर्ख हो। तुम्हें याद है जब तुम चंद्रलेखा बने हुए थे और आदित्य बेहोश था, तब मैं कुछ देर के लिए गायब हो गया था। हाँ, कहाँ गया था तू? मैं एक साधु के पास गया था। मैंने उन्हें सारी घटना बताई, और घटना बताते ही मेरे शरीर में आग लगने लगी। अगले ही पल उस साधु ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए मेरे शरीर की आग बुझा दी, और मुझसे कहा कि उसे तांत्रिक ने तेरे ऊपर मंत्रों का प्रहार किया है। इसलिए जब तूने उसका रहस्य मुझे बताया, तब तेरे शरीर में आग लगने लगी। अगर तू यह रहस्य किसी और को बताता तो अब तक जलकर राख हो चुका होता। उस साधु ने मुझसे ये भी कहा कि उस तांत्रिक ने तेरे ऊपर मंत्रों का प्रहार किया है। मैं तेरे शरीर पर अपनी दिव्य शक्ति से उस तांत्रिक की काली जादू की शक्तियाँ प्रवेश कर देता हूँ, क्योंकि वह तांत्रिक बुराई का प्रतीक है। इसलिए उसकी सारी ताकत उसकी काली शक्तियों में है। अब अगर तांत्रिक तुझे कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो वह स्वयं जलकर राख हो जाएगा, और केवल तांत्रिक ही नहीं, अगर कोई भी तुझे नुकसान पहुंचाएगा तो उसका सीधा असर तांत्रिक पर होगा। इतना कहकर मिट्टू आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम्हें याद है आदित्य, मैंने तुमसे कहा था कि आंखों देखा सच नहीं होता। मैं जानता था कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता राजा विक्रम नहीं, बल्कि उनके रूप में यह धूर्त तांत्रिक था। तुमने मुझे अपना मित्र कहा है, और मैंने भी तुम्हें अपना मित्र माना है। इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। तांत्रिक गुस्से से चीखता हुआ बोला, तो इसका मतलब तू जानता था कि चंद्रलेखा के रूप में मैं ही हूँ? हाँ, मैं जानता था, क्योंकि जब मैं तेरी कैद के चुंगल से भागा था तब वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं थी, और जब आदित्य बेहोश हुआ और मदद के लिए इधर उधर भागा, तब मुझे वहाँ पर झोपड़ी मिली और चंद्रलेखा भी। मैं तभी समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। तांत्रिक घबरा गया। तभी मिट्टू की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। अचानक उसके शरीर में आग लग गई। अगले ही पल तांत्रिक के शरीर में भी आग की लपटें उठने लगी। असंभव! एक तोते ने मुझे हरा दिया, यह कैसे हो सकता है? तांत्रिक जलकर राख हो गया। आदित्य, मंत्री जगन्नाथ और राजा विक्रम महल लौट आया, परंतु आदित्य की आंखों में अपने मित्र मिट्टू की याद थी। मिट्टू, तुम सच्चे मित्र थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य जीवन भर अपने मिट्टू की मित्रता के उस बलिदान को याद करता रहा।